नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में चुनावों का शंखनाद शुरू हो चुका है। चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों का काउंटडाउन अब खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान में रहते हैं और गांव के पंच या सरपंच या शहर के पार्षद या चेयरमैन के चुनावों के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है और 15 नवंबर 2026 तक चुनावों की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन इस बार चुनावों में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला लागू किया जाएगा और इसी के साथ एक 30 साल पुराने नियम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। लेकिन इस बार चुनाव दो हिस्सों में होंगे। जी हाँ, पहले शहरों में, उसके बाद गांवों में। आपको बता दें, शहरी निकाय चुनाव सबसे पहले 13 अगस्त को वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके मुताबिक यह तय किया जाएगा कि किस वर्ग को कहां आरक्षण मिलना चाहिए। उसके पश्चात 17 अगस्त को चुनाव की आधिकारिक घोषणा होगी। इसके बाद शहरों की जो शहरी निकाय चुनाव की जो वोटिंग है वो दो चरणों में की जाएगी। पहला चरण है सितंबर को, 6 सितंबर को पहला चरण होगा, जिसमें 6 सितंबर को वोटिंग की जाएगी। उसके बाद 9 सितंबर को दूसरा चरण होगा, यानी कि 9 सितंबर को दूसरे चरण में वोटिंग की जाएगी। इसके बाद 11 सितंबर को शहरों के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और इस प्रकार शहरी निकाय चुनाव सितंबर के माह में संपन्न होंगे। इसके बाद बारी आती है गांव की। जी हाँ, पंचायत निकाय चुनाव, इसकी घोषणा 23 सितंबर को होगी, यानी पंचायत निकाय चुनाव की आधिकारिक घोषणा 23 सितंबर को की जाएगी। इसके पश्चात 1 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ कुछ बदलाव देखने को मिला है। जो शहरी निकाय चुनाव है उसमें जो वोटिंग है वो दो चरणों में की जाएगी, लेकिन पंचायत चुनाव में आप देख सकते हैं 4 चरणों में वोटिंग की जाएगी। पहला चरण है 14 अक्टूबर को, यानी कि पहले 14 अक्टूबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 24 अक्टूबर को, उसके पश्चात 30 अक्टूबर को, फिर लास्ट है 4 नवंबर को। ऐसे 4 चरणों में पंचायत चुनाव की वोटिंग की जाएगी। फिर 12 नवंबर तक पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, यानी जो शहरी निकाय चुनाव है वो सितंबर के माह में संपन्न होंगे और जो पंचायत चुनाव है वो अक्टूबर से नवंबर तक संपन्न किए जाएंगे। यानी इस बार चुनाव दो चरणों में होंगे, पहले शहरी निकाय चुनाव और उसके बाद पंचायत निकाय चुनाव। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि यहाँ ओबीसी आरक्षण का क्या संबंध है। यानी कि जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार राजनीतिक बहस छिड़ी हुई थी, विपक्ष लगातार चुनावों की मांग कर रहा था, चुनावी प्रक्रिया में देरी हो रही थी, आखिर उसका संबंध है, जो ओबीसी आरक्षण है वो इन चुनावों से कैसे जो संबंध है वो रखता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आयोग ने राजस्थान में ओबीसी आरक्षण का एक सर्वे करवाया। सर्वे की रिपोर्ट में ये सामने आया कि जो ओबीसी समाज है वो, उनकी जो आबादी है, जो जाति समीकरण है वो किस आधार पर है। तो इसमें ये सामने आया कि सबसे ज्यादा ओबीसी समाज में जो जाट समाज है उसकी आबादी ज्यादा है, यानी कि 71.76 लाख आबादी जाट समुदाय की है। इसके बाद है गुर्जर समाज, जिसकी आबादी है 32.68 लाख। इसके बाद है कुम्हार और कुमावत, 29.97 लाख। इसके बाद माली सैनी 27.97 लाख है। इसके बाद है जांगिन 12.52 लाख। फिर है यादव जो 11.57 लाख है। फिर है मेव समाज जो 10.84 लाख है। यानी सबसे ज्यादा आबादी है वो है जाट समाज की। और इसमें कुछ ऐसे समुदाय भी है जिनका राजनीतिक महत्व ही नहीं है, यानी कि उनकी आबादी काफी कम है। ऐसी कुछ जातियां भी इसमें पाई गई। तो दोस्तों, रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि ओबीसी जो समाज है वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, लेकिन इनकी संख्या बराबर नहीं है। इसमें अलग अलग संख्या देखने को मिली रिपोर्ट के मुताबिक। अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो है चुनाव
में आरक्षण प्राप्त किया जाएगा। जी हाँ, लेकिन ओबीसी की रिपोर्ट आने के बाद राजस्थान में चुनावों को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। दोनों ही अलग अलग समाज और अलग अलग वर्गों को अपनी ओर जुटाने की कोशिश में लगातार कोशिशों में जुट चुके हैं। और यही नहीं, विपक्ष भी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुका है। और वहीं वर्तमान राजस्थान की भजनलाल सरकार भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन दोस्तों, जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव कब किए जाएंगे और चुनाव की प्रक्रियाएं इतनी लेट क्यों हो रही है। ऐसे कई सवाल पिछले कुछ महीनों हमें देखने को मिले। और अब जो ओबीसी की रिपोर्ट सामने आ गई है तो चुनाव की प्रक्रिया दिलचस्प हो गई है। और इन सब में सवाल ये उठता है कि अब विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई भी जो मुद्दा है वो नहीं बचा है, क्योंकि ओबीसी की रिपोर्ट सामने आ गई है, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। और अब जो आयोग है वो चुनाव करवाएगा। लेकिन पक्ष और विपक्ष में ये होड़ मची हुई है कि किस समाज में किस वर्ग के जो लोग हैं वो उनके पक्ष में जाए। दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वहीं विपक्ष अपनी रणनीति के साथ चुनाव प्रक्रियाएं कराने में मैदान में उतर चुका है। और वहीं दूसरी ओर वर्तमान में राजस्थान सरकार है, भजनलाल सरकार, जो अपनी योजनाओं के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। उनका मानना है कि जो चुनाव है वो लोगों को जो लाभ मिल रहा है, जो जनता को लाभ मिल रहा है, उसके आधार पर किया जाए, ना कि किसी जाति समीकरण के आधार पर। दोस्तों, राजस्थान सरकार लगातार अपनी योजनाओं से, अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। और इसी के साथ आगे के चुनाव लड़ने के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र में बीजेपी सरकार है और राजस्थान में भी भजनलाल सरकार है, यानी कि जो विकास है वो डबल इंजन की रफ्तार से चल रहा है। लेकिन जब गांवों में और शहरों में जब जनप्रतिनिधि सत्ता के ही होंगे तो ये जो डबल इंजन की रफ्तार है वो ट्रिपल इंजन की हो जाएगी। और ये बात जनता भी जानती है कि विकास की बागडोर किसके हाथों में देनी चाहिए और किसके हाथों में नहीं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जनता इस बार जो चुनाव है वो सही समझदारी से करेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो योजनाएं फिलहाल हमें देखने को मिल रही है, ईआरसीपी देख लो आप, यमुना जल समझौता हो गया। ईआरसीपी जो 20 सालों से लंबित पड़ी योजना, जिसमें 21 जिलों की प्यास सरकार ने बुझाई है। तो जनता ये भली भांति जानती है कि इस बार चुनावों में किसे जिताना चाहिए और किसे नहीं। राजस्थान सरकार लगातार राजस्थान के विकास के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है और इन्हीं के साथ वो जनता से चुनावों में वोट मांगने की उम्मीद भी करेगी। लेकिन दोस्तों, विपक्ष लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है और हर बार की तरह चुनाव के झूठे वादों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सरकार जो है अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच खड़ी होने के लिए तैयार है। वो चाहती है कि जो जनता है वो उनकी योजनाओं को अपनाकर, उनके लाभों को अपनाकर पूरी ईमानदारी के साथ वोट करे। तो देखना दिलचस्प हो गया है कि अब इस चुनाव में क्या परिणाम निकलता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या सही है क्या गलत, किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।